वो आसमानी शक्तियों के सामने जरा भी नहीं झुका। उसके हर हमले में आकाश और पृथ्वी की बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प शामिल था। हर हमले के साथ राघव केवल वासु पर हमला नहीं कर रहा था, वो आसमानी शक्तियों पर भी हमला कर रहा था। क्या वो आसमान की अवहेलना करने की कोशिश कर रहा है? इस नजारे से भ्रष्ट विशेषज्ञ अंदर तक हिल गए थे। आकाश की इच्छा के खिलाफ लड़ना आसमानी शक्तियों को भड़काना था। भले ही वे इतनी दूर थे, फिर भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को भी काफी दबाव महसूस हो रहा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि राघव पर दबाव कितना भयानक होगा। बॉस अपराज्य है भाइयों, इतने सालों तक बॉस का पीछा करने के बाद हमें भी बॉस के लिए कुछ इज्जत जीतनी चाहिए। मार डालो इन भ्रष्ट कमीनों को। राघव से प्रभावित होकर अर्जुन अचानक भ्रष्ट विशेषज्ञों के बीच घुस गया। सुनहरे ब्लेड लहराते हुए उसने लोगों को निर्देश देना छोड़ दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि अब निर्देशों की कोई जरूरत नहीं थी। ड्रैगन ब्लड सैन्य दल के पास उनकी रक्षा के लिए 50 हीलिंग विशेषज्ञ थे, इसलिए वे किसी खतरे में नहीं थे। सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों की लड़ाई में उसके क्रॉसबो की मारक क्षमता सीमित थी। उसने कुछ मरते हुए एल्डर्स की जान बचाने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया था। कई एल्डर्स को मारे जाते हुए देखने के बाद और उसे रोकने में असमर्थ होने के बाद उसका गुस्सा बढ़ गया। इनमें से कुछ एल्डर्स वे थे जिन्हें वह जानता था। राघव को आकाश के खिलाफ लड़ते हुए देखकर अर्जुन भड़क उठा और वह और ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाया। वह सीधे भ्रष्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों पर टूट पड़ा। उन भ्रष्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों में से एक ने गुर्राया और एक डंडे से अर्जुन के ब्लेडों को रोक दिया। वो अभी सोच ही रहा था कि इस परेशान करने वाले साथी को कैसे काटा जाए कि अर्जुन ने खुद को उसके पास भेज दिया। एक ठंडी मुस्कान के साथ वो हमला करने ही वाला था कि अचानक अर्जुन की छाती पर छोटे छेद खुल गए। दर्जनों काली सुइयां बाहर निकली। भ्रष्ट विशेषज्ञ चौंक गया। इस दूरी पर ब्लॉक करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने जल्दी से किनारे की ओर चकमा दिया, लेकिन अर्जुन ने अपने हमले का समय बहुत अच्छे से तय किया था और भ्रष्ट विशेषज्ञ कहीं भी जाता उसे कम से कम एक सुई तो लगनी ही थी। जैसा कि उम्मीद थी, उनमें से एक सुई ने उसकी बाह में छेद कर दिया, लेकिन उसकी शक्ति ज्यादा नहीं थी और उसमें कोई जान लेने की शक्ति नहीं थी। भ्रष्ट विशेषज्ञ ने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक उसके हाव भाव बदल गए। वो ये देखकर हैरान था कि उसका शरीर सुन्न हो गया था और वो हिल नहीं पा रहा था। झर फट, अर्जुन ने उस विशेषज्ञ का सिर काट दिया। सिर गिरने से पहले उसके दूसरे ब्लेड ने उसे उड़ा दिया। भाइयों, इन भ्रष्ट विशेषज्ञों के खून का उपयोग अपनी महिमा को चमकाने के लिए करो। मारो। अर्जुन दहाड़ा। जिस तरह से उसने अभी एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ को मारा था, उसे देखकर वह एक शक्तिशाली सेनापति जैसा लग रहा था। यह बेहद शानदार था। मारो। ड्रैगन ब्लड सैन्य दल के हर सदस्य ने एक ही समय में दहाड़ लगाई। उनका मनोबल एक बार फिर बढ़ गया। इस समय वे पूरे 4 घंटे से लड़ रहे थे। इतनी उच्च तीव्रता वाली लड़ाई ने उन्हें बहुत पहले ही थका देना चाहिए था, लेकिन ड्रैगन ब्लड योद्धा न थकने वाली हत्या की मशीनों की तरह थे। वे पहले की तरह ही जोर शोर से लड़ते रहे। धिक्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है? भ्रष्ट बौने ने अचानक एक गुस्से वाली चीख निकाली। उसकी माथे की नसें खुल गई। ये लड़ाई बिल्कुल वैसी नहीं चल रही थी जैसा उसने सोचा था। भ्रष्ट मार्ग के शिष्य ड्रैगन ब्लड योद्धाओं द्वारा मारे जा रहे थे। उनका मनोबल इतना कम था कि केवल 4 घंटों में ही उनकी 1/3 संख्या मारी जा चुकी थी। उनमें से केवल 20,000 ही बचे थे। सबसे अस्वीकार्य बात यह थी कि ड्रैगन ब्लड सैन्य दल में अभी भी एक भी क्षति नहीं हुई थी। उनमें से एक भी नहीं मरा था। क्या इसे खूनी लड़ाई भी माना जा सकता था? एक कारण 0 क्षति का था किंग आइटम कवच जो अर्जुन ने उनके लिए बनाया था, जबकि दूसरा कारण था 50 हीलिंग विशेषज्ञों का संरक्षण जो उन्हें बार बार आपदा से बचने की अनुमति दे रहा था। इन दोनों बिंदुओं के अलावा ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के पास महान युद्ध अनुभव भी था और वे सहयोग करने में कुशल थे।
जिससे उन्होंने अपने विरोधियों को उन्हें मारने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि ड्रैगन ब्लड योद्धा केवल रैंक 5 सेलेस्टियल्स थे, लेकिन रैंक 6 और रैंक 7 भ्रष्ट सेलेस्टियल्स के सामने आने पर भी वे बाघों की तरह थे। भ्रष्ट शिष्य बुरी तरह से पीछे हटने को मजबूर थे। जहां तक रैंक 8 सेलेस्टियल्स की बात थी, उन्हें किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सीमा और नेहा द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। सोल ट्रांसफॉर्मेशन के युद्ध क्षेत्र में उनके पास 270 से ज्यादा विशेषज्ञ बचे थे और वे भी नुकसान में थे। इससे बौना बेहद चिंतित हो गया। इस समय उसकी सारी उम्मीदें वासु पर टिकी थी, लेकिन वह अभी भी राघव के साथ बराबरी से लड़ रहा था। कम समय में राघव को मारने का कोई मौका नहीं था। इससे बौने को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह देखते हुए यातना झेल रहा हो। भन भनाहट। अचानक पुनर्जन दर्पण की रोशनी तेज हो गई। विजेंद्र ने शांति से बौने को देखा। कुछ भी सोचने की कोशिश मत करो, बस शांति से देखो। मेरे यहां होते हुए अपनी छोटी मोटी तरकीबें निकालने की कोशिश करके खुद को शर्मिंदा मत करो। जाहिर है बौना अभी हस्तक्षेप करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो विजेंद्र के नियंत्रण से बच नहीं सका। वह सफल नहीं हुआ। अपनी विशेषज्ञों की सेना को एक एक करके मारे जाते देख वो अचानक दहाड़ा, वासु जल्दी करो और राघव को मारने के लिए अपना तुरुप का इक्का इस्तेमाल करो। करप्ट बौने की चीख से आसपास का स्थान कांप उठा। वो सचमुच घबरा गया था। करप्ट पक्ष इस समय बहुत नुकसान में था। भले ही उनकी संख्या अभी भी राइटियस पक्ष से दोगुनी थी, लेकिन उनका मनोबल निचले स्तर पर था। जितना अधिक समय बीतता उनका नुकसान उतना ही बढ़ता जाएगा। राइटियस पक्ष का मनोबल आसमान छू रहा था और उनके हमले लगातार तेज होते जा रहे थे। वे धीरे धीरे करप्ट पक्ष को और भी निराशाजनक स्थिति की ओर धकेल रहे थे। करप्ट पक्ष अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन की और भी जबरदस्त आक्रामकता के सामने वे भेड़ों के झुंड की तरह लग रहे थे। उनके भागकर न जाने का मुख्य कारण करप्ट पक्ष की कठोर सजाएं थी। अगर वे भागने के बाद पकड़े जाते तो उन्हें मौत से भी बदतर यातना से गुजरना पड़ता। करप्ट पक्ष जा नहीं सकता था, जबकि राइटियस पक्ष स्वाभाविक रूप से उन्हें जाने नहीं देगा। इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जब भी ऐसी लड़ाई शुरू होती, उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती थी। यही कारण था कि करप्ट पक्ष के विशेषज्ञ इतने पागल और क्रूर होते थे। ज्यादातर समय उनकी ये क्रूरता जानबूझकर राइटियस पक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए दिखाई जाती थी, लेकिन इस तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव का ड्रैगन ब्लड लीजन पर कोई असर नहीं पड़ता था, जो अनगिनत जीवन मृत्यु की लड़ाइयों से गुजर चुकी थी। करप्ट बौना इस बात को समझ गया था, इसलिए वह घबरा रहा था। इतने सारे लोगों को खोने के बाद जो लाशें उसने हासिल की थी, वे भी उनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती थी। अब उसे पछतावा हो रहा था कि वो शुरू में क्यों नहीं भागा। कम से कम वे अभी तक सुरक्षित होते। जहां तक अब की बात है, वे अपने नुकसान की भरपाई कर पाते हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता था कि क्या वासु राघव को हरा सकता है, और ज्यादा सटीक कहे तो ये इस बात पर निर्भर करता था कि वासु उसे कितनी तेजी से हरा सकता है। आखिरकार हर गुजरते पल के साथ करप्ट पक्ष की तरफ हताहतों की संख्या बढ़ रही थी। तुम्हें यह मेहनत बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वह स्थान प्राचीन युद्ध के मैदान के एक टुकड़े से बनाया गया है। लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी उसमें जबरदस्ती घुस नहीं सकते। हालांकि ऐसा लगता है कि वे ठीक वही हैं, लेकिन वे वास्तव में एक अलग स्थान में हैं। तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। विजेंद्र ने दयालुता से स्थिति समझाते हुए कहा, चुप रहो। ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम पहले ही जीत चुके हो। यह निश्चित नहीं है कि अंतिम विजेता कौन होगा। बौने ने क्रोध में दहाड़ लगाई। वह विजेंद्र के इस शांत व्यवहार से तंग आ चुका था। अब वो थोड़ा डरा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि विजेंद्र की तुलना में वह सिर्फ एक मूर्ख था जिसके विचार आसानी से पढ़े जा सकते थे। वह बार बार विजेंद्र के जाल में फंस चुका था। वो विजेंद्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो पूरी तरह से उसके साथ उलझा हुआ था।
विजेंद्र का वह शांत चेहरा उसे और भी गुस्सा दिला रहा था। उस अलग स्थान से लगातार विस्फोट की आवाजें आ रही थी। वासु राघव से पागलों की तरह लड़ रहा था। उसके 9 खूल घूम रहे थे और निशानों का एक सागर उसके चारों ओर उमड़ रहा था। राघव का दिव्य चक्र, डिवाइन रिंग, एक शक्तिशाली दबाव छोड़ रहा था जो स्वर्गिक दाउस, हेवनली दाउस की इच्छा शक्ति से लगातार जूझ रहा था। उसके 108,000 अमर मंच, इमॉर्टल प्लेटफॉर्म्स लगातार घूम रहे थे क्योंकि वो पूरी ताकत से लड़ रहा था। उनकी अपार शक्ति के साथ उनके हर वार से चौंकाने वाले विस्फोट हो रहे थे। इतनी तीव्रता से घंटों लड़ने के बाद उनका ऑरा और भी जबरदस्त हो गया और उनके हमले और भी ज्यादा निर्दयी हो गए। वासु का पंजा राघव के गले की ओर बढ़ा। राघव ने उसे अपने कंधे पर लेने के लिए पीछे हट गया। उसके शल्क, स्केल्स टूट गए और उसका कंधा लहूलुहान हो गया। चोट इतनी गहरी थी कि हड्डियां दिखाई दे रही थी। लेकिन साथ ही राघव के जूते पर निशान चमक उठे और उसने वासु की पसलियों पर एक किक मारी। एक साफ टूटने की आवाज के साथ वासु की पसलियां टूट गई और वो एक मुंह ठून उगलते हुए दूर जा गिरा। उसके आंतरिक अंग भी घायल हो गए थे। मैं एक सेलेस्टियल हूं और स्वर्गिक दाव ऊर्जा से ठीक हो सकता हूं। अगर तुम चोट के बदले चोट का आदान प्रदान करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह कुचल दूंगा। वासु को पीछे धकेला गया था, लेकिन अपनी स्वर्गिक दाव ऊर्जा को चलाकर उसकी चोट तुरंत ठीक हो गई। मुस्कुराते हुए वो वापस राघव की ओर बढ़ा। तुम्हें सेलेस्टियल होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें वैसे भी मार सकता हूं, राघव ने तपाक से कहा। वो वासु से लड़ते हुए अपने घूंसे चला रहा था। राघव को यह स्वीकार करना पड़ा कि वासु वास्तव में शक्तिशाली था। शुक्र है कि वो खुद एक सेलेस्टियल नहीं था, अन्यथा वो और भी ज्यादा प्राकृतिक दमन के अधीन होता। इतनी देर तक लड़ने के बाद उनमें से कोई भी दूसरे को दबा नहीं पाया। उनका लड़ने का तरीका धीरे धीरे और भी बेरहम और खूनी होता गया। मांस पर वार होने की आवाज बार बार गूंजती रही। हड्डियां टूटने और ताजा खून बहने का शोर जारी रहा। उन दोनों ने चोट के बदले चोट का एक क्रूर युद्ध शुरू कर दिया। वासु के पंजे बेहद नुकीले थे और राघव के ड्रैगन शल्क भी उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। वो खून से लथपथ हो गया। दूसरी ओर वासु के कपड़े अभी भी सही सलामत थे। ऐसा लग रहा था कि राघव कहीं ज्यादा बुरी हालत में है। वासु, तुम मूर्ख हो। वो जानबूझकर तुम्हारी स्वर्गिक दाव ऊर्जा खत्म कर रहा है। करप्ट बौने ने दहाड़ लगाई। वह एक चालाक बुजुर्ग था और तुरंत सुरागों को भाग गया। हालांकि राघव खराब हालत में दिख रहा था, लेकिन उसे सिर्फ बाहरी चोटें लगी थी। जहां तक राघव की बात थी, वो हमेशा वासु को आंतरिक चोटें दे रहा था। वासु ठीक होने के लिए राघव द्वारा इस्तेमाल की जा रही ऊर्जा से 10 गुना ज्यादा टर्च कर रहा था, लेकिन राघव ने एक आंख भी नहीं झपकाई और वासु को यह महसूस नहीं हुआ। इसलिए करप्ट बौना और भी ज्यादा बेचैन हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही याद दिला दिया है, विजेंद्र ने सिर हिलाया। चुप रहो। मुझे पता है कि वो मुझे सुन नहीं सकता, लेकिन मुझे चिल्लाना पसंद है। तो क्या हुआ? बौना एक जानवर की तरह दहाड़ा। ठीक है, तुम जारी रख सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए। इस तरह चिल्लाने से तुम्हारे करप्ट पक्ष का मनोबल गिर जाएगा। आखिरकार तुम उनके नेता हो। तुम्हें खुद को नियंत्रित करना चाहिए और आराम से दिखना चाहिए, वरना तुम्हारा पक्ष आत्मविश्वास खो देगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारी चीट बहुत अप्रिय लगती है। एक व्यक्ति में सम्मान और शर्म की भावना होनी चाहिए, विजेंद्र ने दयालुता से कहा। तुम करप्ट बौने को लगभग खून की उल्टी हो गई। ठीक इसी पल पुनर्जन्म दर्पण रीइंकार्नेशन मिरर का प्रकाश तेज हुआ और उसने करप्ट गॉड स्कल को रोकने के लिए जल्दबाजी से नियंत्रित किया, लेकिन उसके विचलित मन की स्थिति के कारण पुनर्जन्म दर्पण को फायदा मिल गया। यह करप्ट गॉड स्कल को दबाना शुरू कर रहा था।
करप्ट बॉने ने अचानक एक मुंह खून थूका जो करप्ट गॉड स्कल पर गिरा। उसके रक्तसार एसेंस ब्लड को पाकर करप्ट गॉड स्कल चमक उठा और एक बुरी आभा तेजी से बढ़ी। उसकी शक्ति एक स्तर ऊपर बढ़ गई, जिससे पुनर्जन्म दर्पण का दमन रुक गया और वे एक समान स्थिति में वापस आ गए। बॉने का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने अब और बोलने की हिम्मत नहीं की। विजेंद्र की बातों में कुछ भी गलत नहीं था। अपने करप्ट पक्ष के नेता के रूप में उसकी हर हरकत उनके मनोबल को प्रभावित कर सकती थी। अगर वो अपनी चिंताएं चिल्लाकर बताने लगा, तो उसके करप्ट विशेषज्ञ जान जाएंगे कि उसके पास अब कोई दाव नहीं बचा है और इससे उनका आत्मविश्वास टूट जाएगा। इस तरह की बात के लिए उसे वास्तव में अपने दुश्मन से याद दिलाने की जरूरत पड़ी थी। इससे उसे ऐसा लगा जैसे वो पागल होने वाला है। अगर विजेंद्र ने उसे ये याद दिलाने की हिम्मत की, तो इसका मतलब था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। ये ऐसा था जैसे वे दोनों शतरंज खेल रहे थे और विजेंद्र ने वास्तव में बॉने को बताया था कि उसे कैसे खेलना चाहिए। और सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पास उसके निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। कल्पना की जा सकती है कि ऐसे खेल का नतीजा क्या होगा। वर्तमान में हालांकि वह इतना बेचैन था कि उसका दिल जल रहा था। उसके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके चुप रहने से विजेंद्र को आखिरकार उसकी भद्दी आवाज नहीं सुननी पड़ी। हालांकि विजेंद्र शांत दिख रहा था, लेकिन वह अंदर से राघव, अर्जुन, सिद्धार्थ, लक्ष्मण, सीमा, नेहा और अन्य लोगों द्वारा प्रदर्शित शक्ति पर बेहद भावुक था। वे सभी शीर्ष स्तर के स्वर्गिक प्रतिभाशाली हेवनली जीनियसेस थे। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसे लोग पूर्वी बंजर भूमि ईस्टर्न वेस्टलैंड जैसे वीरान जगह से आए थे, और वहां भी वे सिर्फ साधारण प्रतिभा वाले सामान्य लोग थे। विजेंद्र ने ड्रैगन ब्लड लीजन को खुद आसमान छूते हुए देखा था, लेकिन फिर भी वो लगभग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इन स्वर्गिक प्रतिभाशाली को सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों के खिलाफ तीव्रता से लड़ते हुए देखकर उसे अचानक एक महान आकांक्षा हुई। उसे पता था कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के उत्थान का मौका आ गया है। उसे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को उसकी पुरानी महिमा और उससे भी बड़ी ऊंचाई पर बहाल करने के लिए इस मौके को लपकना था। लेकिन अभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन युद्ध का मैदान एक गतिरोध स्टेलमेट में प्रवेश कर चुका था। इस उच्च तीव्रता वाली लड़ाई से दोनों पक्ष पूरी तरह से थक चुके थे। चाहे वो उनका आध्यात्मिक युवान स्पिरिचुअल युवान हो, उनकी शारीरिक ऊर्जा हो या उनकी मानसिक ऊर्जा हो, वे सभी कमजोर पड़ने लगे थे। करप्ट पक्ष के पास वर्तमान में 200 से भी कम सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ थे। जहां तक एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की ओर की बात है, उन्होंने 17 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ खो दिए थे। हालांकि उनके 500 किंग्स भी मारे गए थे और उनके पास 300 से भी कम शेष थे। ये किंग्स की उच्च मृत्यु दर के कारण ही था कि लक्ष्मण ने सीधे अपनी शक्ति को उच्चतम संभव बिंदु तक बढ़ाया और जितने करप्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को मार सकता था, मार गिराया। अधिकांश हताहत लड़ाई की शुरुआत में ही मारे गए थे। ये लक्ष्मण, सिद्धार्थ, अनिल, केतन और अन्य लोगों द्वारा किए गए चौतरफा हमलों के कारण था कि किंग्स को आखिरकार कुछ सांस लेने की जगह मिली। अन्यथा उन्हें करप्ट पक्ष द्वारा धीरे धीरे चीजों को मोड़ने के बजाय तुरंत दबा दिया जाता। अधिकांश किंग्स एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के प्रतिभाशाली की रक्षा के लिए मारे गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि इन प्रतिभाशाली में उच्च मारक शक्ति थी, लेकिन उनकी रक्षात्मक शक्ति सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ के एक भी हमले को सहन करने में असमर्थ थी। उदाहरण के लिए सीमा, नेहा, शांभवी या रंजिता जैसे लोग तुरंत मारे जाते अगर उन पर हमला होता। यही कारण था कि कई किंग्स ने उनकी रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। उनकी मृत्यु ने उन प्रतिभाशाली को बड़ी संख्या में करप्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को मारने के अवसर दिए थे। ये उनके लिए पीले झरने येलो स्प्रिंग्स के रास्ते पर मुस्कुराने के लिए काफी था। हालांकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन युद्ध का मैदान अब भी समान दिख रहा था।
लेकिन फायदा अभी भी एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की ओर झुका हुआ था। यह सिद्धार्थ की वजह से था। उसकी शक्ति यहां सबसे महान थी, और अगर करप्ट विशेषज्ञ जरा भी लापरवाह होते तो वे उसके गधे की मार से मारे जाते। सिद्धार्थ ने अकेले 50 से ज्यादा सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को मार डाला था। लड़ते हुए वो कुछ चबा रहा था। वे चीजें छोटे सूखे मछली जैसी दिखती थी, लेकिन असल में वे 9वें दर्जे के समुद्री राक्षस थे। वे वह राशन थे जिसे सिद्धार्थ ने पूर्वी समुद्र की लड़ाई के दौरान जमा किया था। उस समय उसने इतने सारे 9वें दर्जे के समुद्री राक्षसों को मार डाला था कि उसने अभी तक अपना सारा भंडार खत्म नहीं किया था। और चूंकि ऐसी बड़ी लड़ाई बेहद थका देने वाली थी, इसलिए वो लड़ते हुए उन्हें लगातार खा रहा था। इन छोटी मछलियों को एक संरचना द्वारा सिकोड़ दिया गया था। उनके असली शरीर विशाल थे, और जब सिद्धार्थ उन्हें खाता था तो वे बड़ी मात्रा में ऊर्जा में बदल जाते थे, जिससे वो हमेशा अपनी चरम युद्ध शक्ति बनाए रख पाता था। धमाका। राघव और वासु ने एक बार फिर चोट के बदले चोट का आदान प्रदान किया। राघव के हाथ से मांस का एक टुकड़ा फट गया था, जबकि राघव ने वासु की छाती में एक छेद कर दिया था, जिससे वो खून उगलने लगा। कमीने, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। वासु ने राघव को घूर कर देखा। आखिरकार उसे कुछ एहसास हो गया था। इतनी लंबी और भयंकर लड़ाई के बाद लगातार चोटें सहने के कारण राघव के प्राइमल कैओस स्पेस में मौजूद आयरन स्प्रूस ओक्स बहुत पहले ही मुरझा चुके थे। सौभाग्य से पूर्वी सागर की लड़ाई से उसके पास अभी भी काफी डिवाइन लाइफ एलिक्सर बचा हुआ था। जब तक उसे आंतरिक चोटें नहीं लगती, एक बूंद उसे पूरी तरह से ठीक कर सकती थी। जब भी उसकी चोटें इस हद तक जमा हो जाती थी कि वे उसे प्रभावित करना शुरू कर देती थी, वह चुपके से ठीक होने के लिए एक बूंद निगल लेता था। वासु पूरी तरह से राघव को घायल करने पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। उसे राघव के खून के छींटे देखकर खुशी होती थी। जहां तक खुद को लगी चोटों की बात थी, उसे परवाह नहीं थी। वो हर बार ठीक होने के लिए बस हेवनली दाव ऊर्जा का उपयोग करता था। लेकिन इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद आखिरकार उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने पाया कि उसकी हेवनली दाव ऊर्जा उसे बिना बताए ही 30% से अधिक कम हो गई थी। इसके अलावा उसके पीछे के खून हल्के से फीके पड़ गए थे। अब उसे एहसास हुआ कि जब राघव उससे लड़ता था तो वो हमेशा आंतरिक चोटों के बदले बाहरी चोटों का आदान प्रदान करना चुनता था। यदि स्थिति उसे केवल आंतरिक चोटों का आदान प्रदान करने की अनुमति देती तो वह चकमा देता और इसे आंतरिक चोट के लिए बाहरी चोट बनाने का तरीका ढूंढता। जब यह फिर से हुआ तो वासु को आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। उसने राघव को घूर कर देखा। उसकी आंखों में आग बरस रही थी। मुट्ठी भींचकर उसने दांत पीसते हुए कहा, राघव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश रचने की? राघव ने सिर हिलाया। क्या बचकानी बातें हैं। मेरे पास जवाब देने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे बेवकूफी भरे सवाल का सचमुच कोई जवाब नहीं था। वासु भड़क उठा। तुम्हारा नीच राइटियस पद केवल ये कपटपूर्ण साजिशें करना जानता है। तुम खुद को साधक कहने लायक कैसे हो? राघव ने ताना मारा, मूर्ख, हारने के बाद तुम बस गाली ग्लौज करने लगते हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक साधक का आचरण है? क्या तुम खुद पर ही उंगली नहीं उठा रहे हो? तुम्हारा करप्ट पद केवल बेवकूफों का झुंड है जो खुद को अचूक मानते हैं। जहां तक तुम्हारे करप्ट गॉड की बात है, वह निश्चित रूप से एक भ्रमित पागल है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस बेवकूफ को थप्पड़ मारकर जान से मार दूंगा। वासु अचानक दहाड़ उठा और एक खून के रंग का भाला निकाला। करप्ट गॉड का अपमान करने वाले अपनी मौत का सामना कर। भाले पर खून के रंग के ताबीज जल उठे। राघव के कानों में अनगिनत भूतों की चीखें गूंज उठीं, जिससे उसका दिल ठंडा पड़ गया। जाहिर है ये अनगिनत विशेषज्ञों के मांस और आत्माओं से परिष्कृत एक करप्ट हथियार था। इसमें अपरिमेय मात्रा में शिकायत और आक्रोश समाहित था, जो किसी व्यक्ति की आत्मा और मन को आसानी से प्रभावित करने में सक्षम था। एक भ्रमित पागल भी खुद को भगवान कहने की हिम्मत करता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे नीचा दिखा रहा हूं, बल्कि मैं सच में उसे नीचा दिखाता हूं। राघव ने भी अपना हथियार निकाल लिया।
ब्लड ड्रिंकर हवा को चीरती हुई चली। बाम! जैसे ही ब्लड ड्रिंकर और भाला टकराए, ऐसा लगा जैसे कुछ फट गया हो। अंतरिक्ष मुड़ गया और कुछ राघव के माथे को भेदने की कोशिश करने लगा। राघव को तुरंत दर्द का एक विस्फोट महसूस हुआ। राघव चौंक गया। यह भाला निश्चित रूप से अजीब था। जब उसने इसे छुआ तो इसने उसके मनसागर पर लक्षित एक आध्यात्मिक हमला शुरू कर दिया। ठीक इसी क्षण राघव ने अपनी कमर की रक्षा के लिए सहज रूप से अपनी बाईं भुजा का इस्तेमाल किया। उसने जैसे ही ऐसा किया, उसे पीछे धकेल दिया गया। उसके सिर का दर्द फीका पड़ गया और सब कुछ सामान्य हो गया। वासु एक बार फिर उसकी ओर झपटा। राघव को तुरंत एहसास हुआ कि इस भाले में एक विशेष फॉर्मेशन मौजूद है। एक बार छूने पर यह किसी व्यक्ति के मनसागर पर हमला करेगा, जिससे उनकी प्रतिक्रिया की गति अस्थायी रूप से धीमी हो जाएगी। अभी अगर उसकी सहज प्रतिक्रिया नहीं होती तो वो भाला उसकी कमर पर टूट पड़ता। वो निश्चित रूप से एक गंभीर चोट होती। सौभाग्य से उसे रोकने के लिए उसके पास एक आर्म प्रोटेक्टर था, लेकिन उसके पीछे की महान शक्ति ने उसकी बाह को थोड़ा सुन्न महसूस कराया। राघव ने बार बार 7 कदम पीछे फ्लैश किया। उसके जूतों पर ताबीज जल उठे। हर कदम के साथ वह 3000 मीटर पीछे हटता गया और वो हमेशा एक अजीब कोण पर पीछे हटता था, जिसने वासु के हमले को चूक करवा दिया। स्प्लिट द हेवंस 3 एक विशाल कृपांशवी वासु पर अंतरिक्ष को चीरती हुई चली गई। बूम! पीछे हटते हुए वासु ने वार सहा, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा, उसने ताना मारा। क्या तुम्हें लगा कि हमारे बीच कुछ दूरी बनाने से तुम बच जाओगे? मेरी शक्ति एक युद्ध हथियार पर निर्भर नहीं है। बस! भाला अचानक चमकने लगा और उसके पीछे के 9 खूल हल्के से कांप उठे। 9 ऊर्जा धाराएं जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था, धीरे धीरे भाले में प्रवाहित होने लगी, जिससे ये कांपने लगा क्योंकि हजारों भूतों की दयनीय चीखें गूंज उठीं। अपने भाले को देखते हुए वासु ने ठंडेपन से कहा, इस भाले को सिगु अतुओया कहा जाता है। करप्ट भाषा में इसका मतलब है खून का प्यासा शैतान। इसे 3 साल पहले गढ़ा गया था और मैंने ही इसे इसका नाम दिया है। इस भाले ने पिछले 3 सालों में मेरे द्वारा मारे गए विशेषज्ञों के सभी मांस और आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया है और उनमें से 70% तुम्हारे राइटियस पद से आए थे। इसने पहले ही लाखों आत्माओं और शरीरों को अवशोषित कर लिया है। आज मैं पूरी तरह से इसकी शक्ति को उजागर करूंगा। एक बार जब मैं इसकी सारी ऊर्जा का उपयोग कर लेता हूं, तो इसकी स्मृति भी मिटा दी जाएगी। फिर पहला खून जिसका ये स्वाद चखेगा, वो तुम्हारा होगा। तभी इसका कोई अर्थ है। सिगु अतुओया भी एक नए युग में प्रवेश कर सकता है। वासु का भाला और अधिक तीव्रता से कांपने लगा जब तक कि ये फटने वाले ज्वालामुखी जैसा नहीं हो गया। साथ ही इसके चारों ओर अनगिनत मायावी छवियां दिखाई दी, जो दर्द भरी चीखें निकाल रही थी। वे भाले की यादें थी। वे लोग थे जिन्हें इसने मार डाला था। वह मरने से ठीक पहले उनकी अनिच्छा और गुस्सा था। अनगिनत छवियां दिखाई दी, एक दूसरे पर परत चढ़ाते हुए। उन छवियों में से प्रत्येक एक विशेषज्ञ के जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। राघव ने ठंडे होकर वासु को घूरकर देखा और ब्लड ड्रिंकर को ऊपर उठाया। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारा करप्ट पथ बेवकूफों का झुंड है जो खुद को अचूक मानते हैं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम जैसे लोगों के प्रति आखिरी तक तुम्हारा वध करना ही एकमात्र चीज है। एक इच्छा शक्ति दुनिया में भर गई। ये इच्छा शक्ति वह इच्छा शक्ति थी जो दुनिया को चीर डालेगी। एक इच्छा शक्ति जिसने घमंड से दूसरों को नीचा देखा। उस इच्छा शक्ति के सामने स्वर्ग वार करने के लिए एक लक्ष्य से ज्यादा कुछ नहीं था। जब यह इच्छा शक्ति फैली तो कई लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अनिल और केतन ने अपना सिर उठाया, सदमे में विशाल कृपांशवी को देखते हुए। दूर लगभग भूले हुए कोने में एक रणभूमि थी जहां अंतरिक्ष लगातार ढह रहा था। ये लाइफ स्टार विशेषज्ञों की रणभूमि थी। शिवेंद्र टावर डिपार्टमेंट हेड और 7 बॉसेस पूरी ताकत से लड़ रहे थे। वे 9 लोग 18 करप्ट लाइफ स्टार विशेषज्ञों से लड़ रहे थे। इस रणभूमि में अभी भी कोई हताहत नहीं हुआ था।
लाइफ स्टार विशेषज्ञ बहुत मजबूत थे और उनमें अधिक सहन शक्ति थी। हालांकि राइटियस पक्ष नुकसान में था, लेकिन फिलहाल उनके हारने का कोई खतरा नहीं था। हालांकि बॉसेस थोड़े परेशान थे। अगर उन्होंने पिल टावर और प्राचीन जातियों के कमीनों से लड़ने में इतनी ऊर्जा खर्च नहीं की होती, तो उन्हें अब निश्चित रूप से दबाया नहीं जाता। जब वे लड़ रहे थे, तो यह इच्छा शक्ति उन तक पहुंची। अन्य लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन बॉसेस के दिल हिल गए। ये इच्छा शक्ति उनके लिए बहुत परिचित थी। ये स्प्लिट द हेवेंस की इच्छा शक्ति थी। सातवें बॉस की आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्हें कुछ एहसास हुआ। ये स्प्लिट द हेवेंस का वास्तविक अर्थ है। बॉस अनिल भी इससे उत्साहित थे। हाँ, यही इसकी सच्ची इच्छा शक्ति है। स्प्लिट द हेवेंस, इसका मतलब स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करना नहीं है। इसका मतलब है सभी प्रतिबंधों, सभी कानूनों को विभाजित करना। इसका मतलब है आजाद रहने के लिए सभी बंधनों को तोड़ना। चूंकि उनके पास हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट का ऊपरी हिस्सा नहीं था, स्प्लिट द हेवंस की इच्छा शक्ति वर्षों से नीचे नहीं दी गई थी। इसलिए स्प्लिट द हेवंस की उनकी समझ पहले ही भटकना शुरू कर चुकी थी। हालांकि दूसरों ने भी एक बार प्रस्तावित किया था कि स्प्लिट द हेवंस में एक और तरह की इच्छा शक्ति थी, लेकिन राघव जैसा कोई नहीं आया था जिसने व्यक्तिगत रूप से इसे प्रदर्शित किया हो। राघव कोई ऐसा व्यक्ति था जो स्वर्ग से नफरत करता था। अब जब उसने स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल किया, तो उसने स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों के प्रति भी अपनी अवमानना प्रदर्शित की। वो स्वर्ग के खिलाफ लड़ रहा था, और स्प्लिट द हेवंस का सार सभी प्रतिबंधों को काटना था। अन्यथा इसमें इतना शक्तिशाली बाधा तोड़ने वाला प्रभाव नहीं होता। यह महसूस करके बॉसेस परमानंद में थे। अचानक उनके हथियारों से तलवार क्यूई का विस्फोट हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी लड़ने की क्षमता और भी अधिक दबंग और प्रभावशाली हो गई। उन्होंने वास्तव में अपने दुश्मनों को दबाना शुरू कर दिया। अलग स्पेस के भीतर राघव इससे अनजान था। उसे केवल नफरत और मारने की इच्छा महसूस हुई। उसकी नजरों में हेवनली दाउस कचरा थे। करप्ट पद के लोग इतने बुरे थे कि वे दूसरों का वध करते थे, जीवन को बुझा देते थे। अगर ऐसे लोग भी हेवनली दाउस द्वारा धन्य होने के लायक थे, तो क्या यह साबित नहीं करता कि स्वर्ग अंधा था? अभी हेवनली दाउस उसे अस्वीकार कर रहे थे, जबकि अपनी सारी ऊर्जा वासु को दे रहे थे। सिगु अतुओया में उन गोस्टफुल भूतों की शक्ति और वासु के पीछे के हेवनली दाउ फूलों को लगातार इसे अधिक शक्ति देते हुए देखकर राघव मारने की इच्छा से भरा था। वो मारने की इच्छा सिर्फ वासु के लिए नहीं थी, बल्कि हेवनली दाउस के लिए भी थी। सिगु अतुओया ने पहले ही जितनी संभव हो उतनी शक्ति जमा कर ली थी। ये अचानक हिल गया और राघव पर एक विशाल भालाचवी जारी की। 10,000 गोस्ट्स हंट द सोल। ये एक दिव्य भाले जैसा था। जहां भी ये गुजरा, अंतरिक्ष गंदला हो गया। ये बिल्कुल जबरदस्त लग रहा था। स्प्लिट द हेवंस 4। एक विशाल कृपांचवी नीचे गिर गई, जैसे एक स्वर्गीय ब्लेड जो सितारों की नदी को काट सकता था। ये इस लड़ाई में पहली बार था जब उन्होंने अपने अंतिम चालों को उजागर किया था। नीचे के विशेषज्ञ सभी डरकर ऊपर देखने लगे। भालाचवी कृपांचवी से टकराई और पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि एक भयानक ऊर्जा गठन की बाधाओं के माध्यम से फैल गई, जिससे दम घोंटने वाला दबाव नीचे आ गया। जमीन तेजी से टूटने लगी। लड़ रहे विशेषज्ञों के पास चकमा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उन्होंने वापस आसमान की ओर देखा, तो उन्होंने देखा कि हवा में अलग स्पेस काला हो गया था और वे कुछ भी देखने में असमर्थ थे। अंधेरा धीरे धीरे फीका पड़ा। अंदर कुछ प्रकार का कोहरा दिखाई दिया। केवल जब वह कोहरा धीरे धीरे फीका पड़ गया, तभी वे दो आकृतियों को देख पाए। उन दोनों को देखकर सभी ने ठंडी सांस ली। क्या वे राक्षस हैं? सबके चेहरों पर अविश्वसनीयता के भाव छा गए। हवा में वासु और राघव अब 3000 मीटर की दूरी पर थे, एक दूसरे को दूर से देख रहे थे। उनके शरीर खून से सने थे। उस भयानक शक्ति ने उनकी त्वचा की एक पूरी परत को उड़ा दिया था, लेकिन उन दोनों की आभा अभी भी शक्तिशाली थी। इस तरह का विस्फोट तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को भी मार डालता।
इसीलिए हर कोई महसूस कर रहा था कि वे दोनों जरूर कोई दैत्य होंगे। अचानक एक चटकने की आवाज गूंजी। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने हैरान होकर चिल्लाया क्योंकि ब्लड रिंकर पर दरारें पड़ गई। बैंग! इसके तुरंत बाद ब्लड रिंकर चकनाचूर होकर बिखर गई। उसके खून जैसे लाल टुकड़े जमीन पर गिरे। तुमने ये क्यों किया? उन टुकड़ों और अपने हाथ में टूटी हुई मूठ को देखते हुए राघव को दुख की एक लहर महसूस हुई। ये खजाना जो उसे जूली सीक्रेट दायरे में बर्बर जाति के एक विशेषज्ञ ने दिया था, अब तक उसकी सभी लड़ाइयों में उसके साथ रहा था। लेकिन उस अंतिम वार में उसने राघव के हमले को मजबूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति जला दी थी। अगर ब्लड रिंकर ने इस हमले के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया होता तो राघव को इस टकराव में बहुत नुकसान उठाना पड़ता। आखिरकार वासु के हाथों में जो सिगु अतुओया था वो एक भयानक भ्रष्ट वस्तु थी जो 3 साल से जमा की गई शक्ति को निकाल रही थी। जहां तक ब्लड रिंकर की बात है, वो अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और अब और आगे नहीं बढ़ सकती थी। जब उसने अपनी सारी ऊर्जा जलाई थी तो उसकी आत्मात्मा ने राघव को एक संदेश भेजा था। हालांकि वो संदेश अस्पष्ट था, राघव सामान्य अर्थ समझ गया था। वो मिट्टी के टाइल की तरह जीने के बजाय जेड की तरह टूटना पसंद करेगी। राघव इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन ब्लड रिंकर ने खुद को नष्ट करने का फैसला किया था। उसने अपनी गरिमा की रक्षा के लिए अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया। वो फेंक दिए जाने के बजाय युद्ध में नष्ट होना पसंद करेगी। ब्लड रिंकर ने ईस्टर्न वेस्टलैंड से सेंट्रल प्लेन्स तक उसका साथ दिया था। वे अनगिनत लड़ाइयों से गुजरे थे। ब्लड रिंकर को चकनाचूर होते देखकर राघव को एक अवर्णनीय लेकिन परिचित दुख महसूस हुआ। उस संदेश को पाने और उसके विचार को समझने के बाद उसके पास उसके फैसले का सम्मान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कितना आश्चर्यजनक है, एक बेकार किंग आइटम वास्तव में इतनी शक्ति निकाल पाई। वासु की चोटें धीरे धीरे उसकी स्वर्गीय डाव ऊर्जा से ठीक हो रही थी। वो टकराव सचमुच भयानक था और स्वर्गीय डाव ऊर्जा भी उसे तुरंत ठीक नहीं कर पा रही थी। उसे कुछ समय चाहिए था। तुम बेकार हो, माफ करना, लेकिन इस कर्ज को तुम्हें चुकाना होगा। राघव धीरे धीरे ब्लड रिंकर के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा। उसकी आत्मात्मा पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन ये टुकड़े उसके साथ हुई लड़ाइयों की यादें थी। उसे उनकी रक्षा करनी थी। राघव को एक ही समय में दुख और नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन ब्लड रिंकर के अपने फैसले के साथ वो किसी और पर अपना ये घुटन भरा गुस्सा निकालने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि वह जानता था कि वासु के बिना भी जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ेगी ब्लड रिंकर यही चुनाव करती, फिर भी राघव वासु को इसके लिए कीमत चुकाने वाला था। मूर्ख, अपना हथियार खोकर भी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मर जाओ, वासु ने ताना मारा। उसका भाला अचानक एक गुफा से वार करते सांप की तरह बाहर निकला। उसके भाले ने 3 साल में जमा की गई सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। अब ये खून का प्यासा एक भूखे जानवर जैसा था। अचानक राघव के बाएं हाथ में एक काला बर्तन दिखाई दिया। उसने उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जब भाले ने बर्तन पर वार किया तो वासु का चेहरा अचानक बदल गया। भाले की आत्मात्मा से भय की भावना महसूस करके वह हैरान रह गया। इससे पहले कि वो ये भी समझ पाता कि उसके भाले को डर क्यों महसूस हो रहा है, उसकी नजरें अंधेरी हो गई। एक स्यान आयताकार चीज उसके चेहरे पर लगी। खून उछला और वासु दर्द से कराह उठा क्योंकि उसका चेहरा अंदर धंस गया था। उसके चेहरे पर एक ईंट का साफ निशान छूट गया था। इस अचानक बदलाव ने सबको चौंका दिया। उन्होंने राघव को बाएं हाथ में एक बर्तन और दाएं हाथ में एक स्यान ईंट पकड़े हुए देखा। अनगिनत लोगों के मुंह खुले रह गए। ये किस तरह का संयोजन था? ये वास्तव में अजीब था। कमीने, वो क्या है? वासु दहाड़ा। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके चेहरे पर ईंट का निशान अभी भी मौजूद था। चाहे उसने अपनी स्वर्गीय डाउ ऊर्जा को प्रसारित करने की कितनी भी कोशिश की, वो उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चोट पर कुछ रहस्यमय ऊर्जा मौजूद थी जिसने उसकी स्वर्गीय डाउ ऊर्जा को रोक दिया था।
अब मुझे पता चला कि तुम्हारा चेहरा तो ईंट से भी बड़ा है। राघव ने हेवन फ्लिपिंग सील से वासु की चोट की ओर देखा। ईंट एक मानक आकार की थी, फिर भी वासु की ठोड़ी का एक हिस्सा ईंट के निशान के नीचे बचा हुआ था। वासु का वर्तमान चेहरा पूरी तरह से चकनाचूर था और यह हास्यास्पद और चौंकाने वाला दोनों लग रहा था। लेकिन वासु को यह जरा भी हास्यास्पद नहीं लगा। यह अपमान था, नंगा अपमान। मर। वासु अचानक दहाड़ा और एक विशाल भाले की छवि बाहर निकली। इस बार उसने सबक सीख लिया था। उसने अब बर्तन को छूने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय लंबी दूरी के हमले किए। राघव ने फुफकार भरी और बर्तन को आगे की ओर दे मारा। राघव के बर्तन से वासु का तेज हमला नष्ट हो गया। हालांकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो बर्तन किस तरह का हथियार था। वो जानता था कि ये निश्चित रूप से उसके पास मौजूद सबसे मजबूत वस्तु थी, लेकिन अब भी उसे ये नहीं पता था कि उसे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बर्तन की आइटमात्मा ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया था। वह इसका इस्तेमाल केवल लोगों को मारने के लिए कर सकता था। वह इस तरह की लड़ने की शैली का आदी नहीं था, लेकिन ब्लड ड्रिंकर के बिना वो केवल बर्तन का उपयोग करने की कोशिश कर सकता था। बस इस छोटे से समय में राघव को एहसास हुआ कि जब बर्तन जादुई कलाओं का सामना करता था तो उसके तल पर लगी जंग से एक तरह की अजीब ऊर्जा निकलती थी। ये जादुई कला की शक्ति के एक हिस्से को तोड़ देती थी और राघव की शक्ति को मजबूत करती थी, जिससे वो उसे तोड़ पाता था। राघव को अपने जादुई कला को इतनी आसानी से तोड़ते देखकर वासु की आंखें सिकुड़ गई। राघव के हाथ में वो बर्तन बिल्कुल अजीब था। मेरे बर्तन का स्वाद चखो। राघव आगे बढ़ा। उसके जूतों पर रंज सक्रिय हो गए। उसने बर्तन को नीचे दे मारा। वासु ने अपने भाले से बर्तन पर वार किया, लेकिन जैसे ही वो उससे टकराने वाला था, भाले की नोक मुड़ गई। एक अजीब घुमाव में जाते हुए उसने राघव के सिर की ओर वार किया। यह अचानक बदलाव बिना किसी चेतावनी के आया। यह तेज हमला अविश्वसनीय रूप से पेचीदा था। यह एक लंबे डंडे वाले हथियार का फायदा था। यह राघव को चकमा देने के लिए मजबूर कर रहा था, और जैसे ही वह चकमा देता, यह हमलों की बौछार से दबाव डालता। लेकिन राघव ने चकमा नहीं दिया। जैसे ही भाला उसके सिर को छेदने वाला था, एक ईंट ने उसे रोक दिया। नुकीले भाले ने ईंट में वार किया। वासु ये देखकर हैरान रह गया कि भाले की नोक टूट गई और उसका एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो गया। यह जानना जरूरी था कि जहां भाले की नोक उसका सबसे नुकीला बिंदु थी, वहीं उसे शक्तिशाली रनों द्वारा समर्थित किया गया था। इसे चकनाचूर करने के लिए राघव को पहले उन सभी रनों को तोड़ना पड़ा होगा। अब वासु की शक्ति तेजी से गिर गई थी। जैसे ही वासु को अपने भाले के लिए दर्द महसूस हो रहा था, एक काला बर्तन उसकी ओर उछला। लंबे भाले से दूर रखा गया। राघव ने वास्तव में बर्तन फेंक दिया था। वासु पूरी तरह से अचंभित रह गया। अब उसका भाला इतना लंबा था कि उसे रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन बर्तन पहले उसके सिर तक पहुंच गया। बैंग! एक विशाल बल के कारण वासु का सिर एक बार फिर विकृत हो गया और वो वापस उड़ते हुए लगभग बेहोश हो गया। राघव ने बर्तन पकड़ा और उसका पीछा किया। नीचे के विशेषज्ञ हैरान थे, यहां तक कि विजेंद्र भी दंग रह गए। बाएं हाथ में एक बर्तन और दाएं हाथ में एक ईंट पकड़े हुए राघव व्यावहारिक रूप से अजेय था। पहले का शक्तिशाली वासु तुरंत दब गया। यह अचानक बदलाव उनके लिए बहुत तेज था। बौना और भी ज्यादा हैरान था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राघव के पास इतने सारे तुरुप के पत्ते हैं। बॉस, उस कमीने को मार डालो, अर्जुन चिल्लाया। उसे वासु को दबाते हुए देखकर ब्लड ड्रिंकर के अंत की उनकी चिंताएं खत्म हो गई। ड्रैगन ब्लड योद्धा केवल देख नहीं रहे थे। अब जब राघव पलटवार कर रहा था तो उन्हें भी अच्छा प्रदर्शन करना था, वरना वे उसके पीछे चलने के योग्य कैसे होते। हालांकि ये उच्च तीव्रता वाली लड़ाई उन्हें पहले ही थकाने लगी थी और उनका आध्यात्मिक युवान खत्म हो रहा था। वही बात उनके विरोधियों के लिए भी सच थी। वास्तव में उनके विरोधी उनसे भी ज्यादा थके हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भ्रष्ट विशेषज्ञों को
अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वे केवल बॉनी के पीछे हटने की घोषणा करने की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन उसने अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया। अगर नेता पीछे हटने का आदेश देता तो उन्हें भागने के लिए सजा नहीं मिलती, लेकिन अगर उन्होंने अपनी हार मान ली और हार मान ली तो उनकी सजा मौत से 10 गुना बदतर होगी। उनमें अब लड़ने का दिल नहीं रहा था। वे सब यही चाहते थे कि बॉना पीछे हटने का आदेश दे दे। उनकी एकमात्र दूसरी उम्मीद कि वासु राघव को मार डालेगा कुचल रही थी। राघव द्वारा उसे दबाया जा रहा था और इसलिए उन्होंने वासु के उनके साथ मिलकर दुश्मनों को कुचलने के सुंदर विचारों को छोड़ दिया था। जहां तक बॉनी की बात है, वो अपने कुलीन योद्धाओं को एक एक करके कट्टे देख घबरा रहा था। उसके दिल से खून टपक रहा था, लेकिन वो अब रुक नहीं सकता था। उसे वासु की तरफ विजेता का फैसला होने तक इंतजार करना पड़ा। किसी भी मामले में भ्रष्ट विशेषज्ञों में से इतने सारे पहले ही मर चुके थे। इस समय बॉना एक जुआरी की तरह था जो इतना हारने से पागल हो गया था। वो बस एक उलटफेर के मौके का इंतजार करते हुए अपनी बाजी लगाता रहा और अपने चिप्स खोता रहा। इस समय हर कोई गुप्त रूप से हवा में हो रही लड़ाई पर ध्यान दे रहा था। वे दोनों लोग आज की लड़ाई का असली सार थे। बर्तन और ईंट लहराते हुए राघव ने पागलपन की हद तक वासु को मारा। उसके पैरों पर लगे बूट्स ने उसकी गति को चरम पर धकेल दिया और उसने वासु को दूर भागने का कोई मौका नहीं दिया। वासु गुस्से से दहाड़ा। वो जानता था कि काला बर्तन बहुत अजीब था और वह उसे अपनी पूरी ताकत से नहीं रोक सकता था। एक अंतिम विस्फोट के साथ वासु का भाला पूरी तरह से टूट गया। वासु हैरान था। अपने भाले के नष्ट होने के बाद वापस उड़ते हुए उसने अचानक महसूस किया कि उसके पीछे एक विशाल कड़ाही आ गई थी, जिसे उसने महसूस भी नहीं किया था। इसने तुरंत उसे निगल लिया। शोधन कर, राघव चिल्लाया। यह वह जाल था जिसे राघव शुरू से ही तैयार कर रहा था। अब वासु आखिरकार इसमें फंस गया था। हाथ के संकेत बनाते हुए उसने ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन के रनों को सक्रिय किया और उस पर एक विशाल ढक्कन बन गया, जिसने वासु को सील कर दिया। अंदर से विस्फोटक आवाजें आई। साफ था कि वासु बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। राघव ने ताना मारा और अपना हाथ ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन पर रखा। वो बस लौ ऊर्जा को सक्रिय करने ही वाला था। धमाका! अचानक ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन जोर से हिल गया और उसमें एक बड़ा छेद दिखाई दिया। एक विशाल आकृति बाहर निकली।